हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हम टॉपिक को भी कवर करेंगे एंड उसके बाद में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स का मतलब क्या हुआ? देखो, जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो उसमें एक क्लास आती है जो कि है मैमल्स। नाउ मैमल क्लास के अंदर एक ऑर्डर आता है प्राइमेट्स, जिसके अंदर हमें मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स देखने को मिलते हैं। नाउ फीमेल प्राइमेट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब है कुछ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, एंड ये जो इवेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ओव्यूलेशन के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगेन्स एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनार्क। तो जो पहली मेंस्ट्रुएशन होती है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में एंड इसको हम कहते हैं मिनार्क। इन ह्यूमन फीमेल्स, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. देखो, अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं तो जो menstruation है उसका एवरेज इंटरवल होता है 28 से 29 दिन का। नाउ क्योंकि यहाँ पे एवरेज इंटरवल दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मेंस्ट्रुएशन का इंटरवल है वो इनसे कम भी हो सकता है एंड इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर हमने एक एवरेज लिया है, ठीक है। नाउ जो साइकिल ऑफ इवेंट्स होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन के लिए से लेके अगली तक, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. Now menstrual cycle के मिडल में एक ओवम रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम 4 फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वजाइना से बाहर निकलता है। इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते हैं एंड जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट कर जाती है, उसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, वो रिजनरेट करती है। इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में ओवम जो है वो रिलीज होता है एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे ल्यूटियल फेज जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट एस्ट्रोजन को भी करता है एंड प्रोजेस्टेरॉन को भी करता है, मगर जो मेन हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। नाउ अगर हम ये डायग्राम को समझें तो देखो इस डायग्राम में क्या दे रखा है, यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स दे रखे हैं LH एंड FSH। नाउ अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो हाइपोथैलेमस है प्यूबर्टी के टाइम पे वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं GnRH। नाउ ये जो GnRH हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं एंड देन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज करता है LH को एंड FSH को। नाउ ये LH एंड FSH क्या करते हैं, ये डेवलप करवाते हैं फॉलिकल्स को एंड ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन एंड ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये हेल्प करता है एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन में। नाउ क्या हुआ, जो फॉलिकल्स थे वो मैच्योर हो गए, उन्होंने ग्राफियन फॉलिकल बना लिया। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, वहां से ओवम रिलीज हो गया एंड जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल था उसने बनाया कॉर्पस ल्यूटियम एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, ये करता है एंडोमेट्रियम की
प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। तो एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है एस्ट्रोजन, एंड इसको मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। नाउ अब हम जितने भी फेस हमने अभी पढ़े हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेस व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेस से। मेंस्ट्रुअल फेस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो कि फ्लूइड है, जो एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई, जो उसके ब्लड वेसल्स ब्रेक हुए, तो वो लिक्विड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसको हमने कहा मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, एंड ये जो इवेंट है वो 3 से 5 दिन तक चल सकता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through the vagina। तो जो menstrual flow है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूटरस की वो ब्रेक हो चुकी है, एंड जो ब्लड वेसल्स हैं इसके वो भी ब्रेक हो चुके हैं, एंड ये लिक्विड फॉर्म में वजाइना से बाहर निकलते हैं। menstruation only occur इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर वुमेन में प्रेगनेंसी आ जाएगी, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वो नहीं होगी उस टाइम पीरियड में। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है किसी फीमेल में, तो वो इंडिकेट कर सकता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है फीमेल में, मगर ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। नाउ मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हो रही है तो इसका एक इंडिकेटर यह हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है फीमेल के अंदर, मगर ऐसा जरूरी हर केस में होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है स्ट्रेस के कारण या पुअर हेल्थ के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो गई हो। ठीक है, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आया हमारा फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। नाउ क्योंकि फॉलिकुलर फेज है तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप कर जाएंगे। तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डेवलप कर चुके हैं एंड इन्होंने बना लिया है ग्राफियन फॉलिकल्स। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन। एंड साथ के साथ क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम है वो भी रीजनरेट कर रही है। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है ये हमने डिस्कस किया था। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं इन्होंने क्या बनाया, ये बना रहे हैं एस्ट्रोजन। एंड ये एस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं, ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को रीजनरेट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दीज चेंजेस इन द ओवरी। एंड ओवरी में क्या चेंज हो रहे हैं, ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। एंड द यूटरस, यूटरस में क्या चेंज हो रहे हैं, यूटरस में चेंज हो रहा है कि यहाँ पे रीजनरेशन हो रही है। आर इंड्यूस बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी हॉर्मोन्स कौन से, LH एंड FSH। ये LH एंड FSH क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फॉलिकल्स की डेवलपमेंट। एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स, ओवेरियन हॉर्मोन्स कौन सा यहाँ पे, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ये एस्ट्रोजन कर रहा है यूटरस की लाइनिंग को रीजनरेट। ओके, द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान LH एंड FSH का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। नाउ ये LH एंड FSH ने क्या किया, जो फॉलिकल्स थे उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करी। ठीक है, एंड जो ये डेवलपिंग
फॉलिकल्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस्ट्रोजन को सिक्रीट किया। बोथ LH and FSH attain a peak level in middle of cycle about 14 days। तो देखो फॉलिकुलर फेज के बाद आता है हमारा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो LH का लेवल है एंड जो FSH का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द LH सर्ज। नाउ जो ये LH का लेवल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, जिसको हम कहते हैं LH सर्ज। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाता है एंड ओवम रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है ल्यूटियल फेज, जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ इसमें क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट था वो बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन which is essential for maintenance of endometrium। नाउ ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy। नाउ जो ये मेंटेनेंस हो रही है एंडोमेट्रियम की वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवम के इम्प्लांटेशन में एंड सपोर्ट करती है ये अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो जितने भी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो स्टॉप हो जाएंगे एंड उस दौरान हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। नाउ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट कर जाएगा। जब ये डिजेनरेट कर जाएगा तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी डिक्रीज करेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करेगा तो जो एंडोमेट्रियम थी उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, वो फिर से ब्रेक कर जाएगी एंड नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मेकिंग अ न्यू साइकिल। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंड जो अगली साइकिल है मेंस्ट्रुअल की वो स्टार्ट हो जाएगी। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। तो ह्यूमन बीइंग्स में 50 साल के आसपास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन is an indicator of normal reproductive phase and stand between menarche and menopause। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो रही है, जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ये इंडिकेट करता है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल के अंदर वो नॉर्मली चल रहा है एंड ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये मेनार्क एंड मोनोपॉज के बीच में चलती रहती हैं, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में दे रखा है, तो इस टॉपिक को भी हम एक बारी पढ़ लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो रही है, जब मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो उस टाइम पे हाइजीन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक अ बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। मेंस्ट्रुएशन के दौरान डेली हमें बाथ लेना चाहिए एंड क्लीन करना चाहिए अपने आप को। यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। नाउ इस दौरान जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं एंड होममेड पैड्स हैं इसका हमें यूज़ करना चाहिए। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जो हम पैड यूज़ कर रहे हैं, जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं, उसको 4 से 5 घंटे में बदलना चाहिए, जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग।
dispose of the used sanitary napkins properly, wrapping it with a used paper. नाउ जो सैनिटरी नैपकिन है उसको पेपर में रैप करके फिर डिस्पोज करना चाहिए. डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया. तो जो नैपकिन्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हैं या फिर जो होममेड पैड्स हैं, उनको जो ड्रेन पाइप है टॉयलेट के या फिर ओपन एरिया में हमें डिस्पोज नहीं करना चाहिए. आफ्टर हैंडलिंग ऑफ द नैपकिन वॉश हैंड्स विद सोप. नाउ जब हम नैपकिन को यूज़ करें उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें हाथ धोना चाहिए साबुन से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कंप्लीट होता है. अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस. तो अब हम करते हैं MCQs और हमारा टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्वेश्चन नंबर 58. द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स सच एज मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड. तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो 58 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 59. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड. तो इसको हम कहते हैं मिनार्क. तो 59 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर है 60. मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी दे रखा है FSH, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी दे रखा है वैसोप्रेशन. नाउ देखो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है. एंड ये ब्रेक क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है. तो 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन. क्वेश्चन नंबर 61. इन एन आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर. तो मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन का होता है. तो 61 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 62. अ रेगुलर साइक्लिंग वुमेन इज नॉट menstruating. Which one of the following is the most likely to be the root cause? ऑप्शन ए दे रखा है मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग. मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो हाईली थिकन है. मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम. सेक्स हार्मोन्स मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है. ऑप्शन सी दे रखा है रिग्रेशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम एंड ऑप्शन डी दे रखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. नाउ अगर हम इसमें देखें तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है. ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो इसका ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता. अगर रिग्रेशन होगा कॉर्पस ल्यूटियम का, मतलब अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगी तब तो मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिलेगी. तो ऑप्शन सी तो इसका आंसर नहीं होगा. नाउ एक बात पे गौर करना, यहाँ पे पूछ रखा है मोस्ट लाइकली रीजन. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली रीजन तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम वाला होगा आंसर हमारा. मतलब 62 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. मगर अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो ये भी सही ऑप्शन है, पर मोस्ट लाइकली जब यहाँ पे लिखा है तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे. ओके, नाउ देखो अगर मेंटेनेंस हो रही है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की तो इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. एंड अगर सेक्स हार्मोन्स जो है, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, वो अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो ये क्या करेंगे, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो मेंटेन करके रखेगा एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को. तो इसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होगी. पर मोस्ट लाइकली जो रीजन है वो हमारा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ही होगा हमारा. ओके, क्वेश्चन नंबर 63. विच हैपन्स ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो फॉलिकुलर फेज है उसमें कौन सा हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. तो हाँ, फॉलिकुलर फेज में हमें प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम देखने को मिलता है. तो 63 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी दे रखा है रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई ऑफ टू एंडोमेट्रियम. तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा. रिग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो रिग्रेशन नहीं होगा, रीजनरेशन होगा. नो अफेक्ट ऑफ एंडोमेट्रियम,
तो सी एंड डी भी हमारे गलत होंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, लेवल ऑफ एल एच इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए दे रखा है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी है जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। नाउ एलएच का जो लेवल है वो ओव्यूलेटरी फेज के दौरान जो है वो हाई होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन डज ओव्यूलेशन अकर इन अ हेल्दी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल। तो जो ओव्यूलेशन है वो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। नाउ अगर हम इसमें मिड का ऑप्शन देखें तो हमें पता चलेगा कि 65 का ऑप्शन बी जो है 14 टू 16 डेज के बीच में ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच इन ओव्यूलेटरी फेज कॉज। ऑप्शन ए दे रखा है रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, तो ये तो सही होगा। ऑप्शन बी दे रखा है रिलीज ऑफ ओवा, ये भी सही है। ऑप्शन सी दे रखा है ओव्यूलेशन, ये भी सही है। तो 66 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो जब एलएच रैपिडली सिक्रीट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर रिलीज होगा, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। कौन सा एसोसिएटेड नहीं है ये पूछ रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल। नो एस्ट्राडायोल का क्या मतलब हुआ, देखो जो एस्ट्रोजन है वो एक वाइड टर्म है, जो एस्ट्राडायोल है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक एस्ट्रोजन है, तो इस पॉइंट को याद रखना। नाउ ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होता है, तो डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल तो नहीं होगा इसका ऑप्शन। तो एंड यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड पूछा है, तो 61 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, तो जब ग्राफिन फॉलिकल फुली डेवलप होगा उसी के बाद तो हमारा ओव्यूलेशन होगा। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। एलएच सर्ज, तो जब एलएच सर्ज होगा मतलब जो एलएच का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा, तब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करेगा एंड हमारा ओव्यूलेशन होगा। तो डी भी सही है, तो गलत इसमें एक ही है, वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। ल्यूटियल फेज में कोई भी नया फॉलिकल डेवलप नहीं होता है। नाउ इसके रीजन दे रखे हैं, ऑप्शन ए हमें दे रखा है फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। नाउ ये ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा। देखो जब ल्यूटियल फेस है उसमें क्या हुआ, जो हमारे ग्राफिन फॉलिकल था वो तो रप्चर हो गया, तो फॉलिकल्स तो हमारे पास बचा ही नहीं, वो तो कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है FSH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेस। ऑप्शन सी दे रखा है LH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेस। नाउ FSH एंड LH दोनों का ही लेवल जो है वो कम होता है ल्यूटियल फेस में, तो हमारा बी, सी एंड डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो 68 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इंड्यूस बाय। तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन इंड्यूस करेगा, करेक्ट आंसर है इसका LH, ऑप्शन ए LH। नाउ होता क्या है, देखो जब LH का लेवल हाई था तो उसने क्या किया, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवाया एंड वहां से रिलीज हुआ ओवा। इसके साथ इसने क्या किया, जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल था उसे कन्वर्ट करवा दिया किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो 69 का करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए दे रखा है पीनल ग्लैंड, ऑप्शन बी दे रखा है कॉर्पस कैडियकम, ऑप्शन सी दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम एंड ऑप्शन डी दे रखा है कॉर्पस एल्यूटम। नाउ अगर हम कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें
तो ये क्या सिक्रीट कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। एंड ये टेम्पररी होता है क्योंकि बाद में ये डिजेनरेट कर जाएगा। तो हमारा 70 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। नाउ यहाँ पे पूछ रखा है मेन फंक्शन। जब हमने अपना लेक्चर करा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है एंड एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, मगर जो मेन फंक्शन है इसका वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने का ही होता है। तो 71 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है। उन्होंने एस्ट्रोजन के सिक्रीशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 72, एंडोमेट्रियम, एपिथेलियल ग्लैंड्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ यूटरस आर ब्रोकन ड्यू टू। नाउ ये ब्रोक क्यों होते हैं? ये ब्रोक होते हैं क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट कर जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट करता है तो उससे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 73, if the mammalian ovum fails to get fertilized, which one of the following is likely to happen। देखो अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट कर जाएगा। तो 73 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट मैच। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड सिक्रीशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। नाउ रैपिड रीजनरेशन मायोमेट्रियम का नहीं होता है, एंडोमेट्रियम का होता है। तो 74 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी सारे ऑप्शन भी एक बार पढ़ देना। क्वेश्चन नंबर है 75, करेक्ट सीक्वेंस of secretion of hormone from beginning of menstrual cycle to the end is। नाउ हम रिकॉल करते हैं। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी था हमारे पास, इसने क्या सिक्रीट करा, इसने सिक्रीट करा LH एंड FSH, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रोथ करवाई फॉलिकल्स की। फॉलिकल्स ने क्या सिक्रीट करा, इन्होंने सिक्रीट करा एस्ट्रोजन। नाउ जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया तो उसने बनाया कॉर्पस ल्यूटियम, जिसने क्या सिक्रीट करा, इसने सिक्रीट करा प्रोजेस्टेरॉन मेनली, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FSH देन एस्ट्रोजन एंड उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 76, रीड द ग्राफ एंड कोरिलेट द यूटराइन इवेंट्स दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल लेवल्स ऑन ए दे रखा है हमें 6 to 15 डेज, बी दे रखा है 16 to 25 डेज, सी दे रखा है 3 to 5 डेज इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। नाउ अगर हम देखें 6 से 15 दिन, नाउ क्या होता है यहाँ पे, फॉलिकुलर फेज है या फिर हम कह सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज है। यहाँ पे रीजनरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ए दे रखा है डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो डीजनरेशन तो नहीं होगा, रीजनरेशन होगा। ऑप्शन बी में ए दे रखा है डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में ए दे रखा है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि हाँ सही है। एंड अगर हम ऑप्शन डी देखें तो इसमें दे रखा है रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम की तो हम बात ही नहीं करते हैं, हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। तो ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे बाकी भी देख लेते हैं हम एक बारी। देखो बी हमें दे रखा था 16 to 25 डेज, ठीक है। तो 16 to 25 डेज मतलब ये ल्यूटियल फेज की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक एंड वैस्कुलराइज्ड, रेडी टू रिसीव एंड इम्प्लांट एम्ब्रियो। तो हाँ ऑप्शन बी भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन सी हमें दे रखा था 3 to 5 डेज, तो यहाँ पे क्या होता है, डिजेनरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 77,
द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ 4 हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइडेंटिफाई करने हैं हमें ए बी सी डी। नाउ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सी को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी क्या होगा? सी होगा एल एच। नाउ सी एल एच किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में भी दे रखा है एंड ऑप्शन सी में भी दे रखा है। ए को देखते हैं। ए को अगर हम आगे बढ़ाएं थोड़ा तो ए हमें पता चलेगा कि ए जो है वो है एफ एस एच, जिसका लेवल जो है वो मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंक्रीज हो रहा है ना। तो ए हो जाएगा हमारा एफ एस एच। तो ये ऑप्शन ए में भी दे रखा है, ऑप्शन सी में भी दे रखा है। नाउ बी देखते हैं। बी क्या होगा हमारा? बी होगा हमारा एस्ट्रोजन। इसका लेवल देखो, एक तो पहले इंक्रीज हो रहा है जहां पे ग्राफियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स मतलब जो फॉलिकल्स हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? वो सिक्रीट कर रहे हैं कि हमारे एस्ट्रोजन। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एस्ट्रोजन। एंड डी क्या है? डी है हमारा प्रोजेस्टेरोन। तो 77 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। द डायग्राम शो द चेंज दैट टेक प्लेस इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी। ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में ए दे रखा है ओव्यूलेशन। यार ओव्यूलेशन स्टार्टिंग में तो नहीं होती, वो तो मिडल में होगी कभी। ऑप्शन बी में ए दे रखा है ओव्यूलेशन, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी में ए दे रखा है मेंस्ट्रुएशन एंड बी दे रखा है ओव्यूलेशन, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो इसमें ए दे रखा है मेनोपॉज, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भैया मेनोपॉज थोड़ी ना होगा। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79। द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रिप्रेजेंटेड बिलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द लेवल ऑफ FSH, LH एंड प्रोजेस्टेरोन इज मेंशन्ड करेक्टली। नाउ यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि भैया कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखो 13 से 14 डे मतलब कहीं मिडल की बात हो रही है। नाउ मिडल में क्या होगा? LH एंड FSH का लेवल तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पर इस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम तो बना है नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होगा। तो LH एंड FSH का लेवल हाई होना चाहिए। तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन ए में एंड ऑप्शन बी में। एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना चाहिए एंड ये दे रखा है हमें ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन ए आ गया। नाउ बाकी का भी देख लेते हैं। 20 to 28 डेज। नाउ ये ल्यूटियल फेज की हम बात कर रहे हैं। इस फेज में क्या होगा? FSH एंड LH का जो लेवल है वो तो होगा कम, जबकि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो हाई होगा, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा प्रोजेस्टेरोन को। तो 79 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 80। द डायग्राम शो सम ऑफ द चेंजेस in the blood hormones concentration which occurs during the menstrual cycle। मैच करने हमें A B C D E F G and H को of the graph with the hormones and the events given below। now अगर हम C की बात करें, ठीक है, तो C क्या होगा? C हमारा LH होगा। तो C देखते हैं LH किस में दे रखा है। C LH दे रखा है हमें। LH का मतलब हो गया फोर्थ, तो C का फोर्थ हमें दे रखा है, एक तो बी में और एक सी में, ठीक है। नाउ बाकी देखते हैं। डी, डी हमारा एस्ट्रोजन होगा। तो डी को एस्ट्रोजन किस में दे रखा है? डी का एस्ट्रोजन मतलब डी का 1 होना चाहिए। डी का 1 हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ बाकी आप और भी मिला सकते हैं, जैसे कि अगर हम ई की बात करें तो ई होना चाहिए प्रोजेस्टेरोन, मतलब ई का होना चाहिए 7। तो ई का 7 हमें दे रखा है सी में। नाउ अगर ए बी सी डी देखें तो देखो इन्होंने जो फेज है उनको डिवाइड कर दिया ए एंड बी में। तो ए है हमारा ओवेरियन फेज, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। एंड बाद वाला जो फेज है वो होता है हमारा ल्यूटियल फेज। तो बी हो जाएगा हमारा ल्यूटियल फेज। सी क्या है? सी हो गया हमारा LHS, वो सॉरी LHS कह रहा हूँ मैं, LH। डी क्या है? डी है एस्ट्रोजन। ई हो गया हमारा प्रोजेस्टेरोन। अगर हम एफ की बात करें तो एफ क्या है? देखो अगर हम
थोड़े डेज की बात करें, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम का। तो एफ क्या हो जाएगा, रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। जी क्या है, मिडल की बात कर रहे हैं हम, तो मिडल में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ओव्यूलेशन, तो मतलब जी का हो जाएगा 2। एंड एच क्या है, देखो एच हम एकदम एंड में है। एकदम एंड में क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो चुका है, मतलब यहां पे क्या हुआ, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो चुकी है, एंड जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एच का हो जाएगा हमारा ऑप्शन मेंस्ट्रुएशन, मतलब 5th। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आर गिवन बिलो। अरेंज द इवेंट्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस। नाउ अरेंज करना है हमें प्रॉपर सीक्वेंस में। सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, तो सिक्रीशन ऑफ एफएसएच तो सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 1। ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये तो बाद में आता है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड oogenesis, तो एफएसएच क्या करवाएगा भैया, ग्रोथ करवाएगा फॉलिकल्स की, तो 3rd आना चाहिए हमारा। देन दे रखा है ओव्यूलेशन, एंड ऑप्शन 5 दे रखा है सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एलएच। तो देखो फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, सडन इंक्रीज हो रहा है एलएच में, तो ये होना चाहिए हमारा 5th, मतलब 3rd के बाद 5th आना चाहिए। जब एलएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा सडन, तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, तो इसके बाद आना चाहिए 4th। एंड हमारा कौन सा बच गया, अब हमारा ऑप्शन बच गया 2, तो फिर होगा 2। जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट कर जाएगा, एंड वो बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम को। मैंने साथ उल्टा बोल दिया कुछ, जो ग्राफिन फॉलिकल है वो डिजेनरेट कर जाएगा, एंड वो बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो 1 3 5 4 2 ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन बी में, 1 3 5 4 2। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 50 इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं मेनोपॉज। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मेनोपॉज। तो आज का वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।